ओके लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया थी, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल एट ईच ट्रॉपिक लेवल, यानी कि हमने कितने मैक्सिमम कितने ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उसके बाद एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, नहीं मिलती उसको। तो मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब बॉटम टू टॉप, क्योंकि बॉटम में प्लांट आते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं जिनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। उसके बाद आते हैं आपके कार्निवोर्स, फिर आते हैं ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स का कॉम्बिनेशन। तो ये 4 ट्रॉपिक लेवल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है, यानी कि ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है, उस तरीके से जो केमिकल लेवल है वो भी बढ़ता है। अब सिंपल सी बातें ये सोच के देखो कि अगर हम ये चार ट्रॉपिक लेवल है, इसके अंदर ये तो प्लांट है, ठीक है, प्लांट को जो भी खाद या केमिकल या पेस्टिसाइड डाली गई वो उनके अंदर आए, उसके अंदर आए तो वो, ठीक है, प्लस में उसके अंदर जब वो उसको कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर जाएंगे, और उसके पास पहले का अपना भी कुछ ना कुछ वेस्ट होगा तो बढ़ जाएगा। जब वही चीज तीसरे में जाएगी तो और बड़े लेवल पे हो जाएगी, और चौथे में और भी ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए क्रम में जो बायोलॉजिकल यानी कि केमिकल का एक्यूमुलेशन होता है, केमिकल का इकट्ठा होना, कि हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं, जो कि फूड के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, क्योंकि वो फूड में होते हैं। प्लांट के अंदर जो आप केमिकल्स डालते हो, पेस्टिसाइड डालते हो या इंसेक्टिसाइड डालते हो या फर्टिलाइजर डालते हो, वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। उन एब्जॉर्ब से प्लांट के वो उन हिस्सों में भी आ जाती है जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल वाला पार्ट है, उसके दाने हैं, ग्रेन्स है। तो जब हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया, हमें जो खा रहा है उसकी बॉडी में वो डबल हो जाएगा, जो उनको खा रहा है उसकी बॉडी में और भी डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोग्रेसिव बढ़ते हुए इस क्रम को जो है क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। और मैं इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखो जी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसके चांसेस बने रहते हैं कि ये क्वेश्चन आए। समझ में आ गई बात? खाली ये नहीं कि तुम्हें ऊपर ऊपर से अकल आ जाती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि ऐसे जाता है। तरीका नहीं आता ना जब तक उस बात को लिखने का, बोलने का, तब तक उसका कोई मीनिंग ही नहीं है तुम्हारे। उसको लिखना सीखो, जो भी चीजें करते हो उसको लिख के प्रैक्टिस करो, उसकी एक परमानेंट एक स्टेटमेंट तुम्हें पता होनी चाहिए कि ऐसे बोलूंगा मैं या ऐसे लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द हायर द ट्रॉपिक लेवल द ग्रेटर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ केमिकल। यहां से बनेंगे तुम्हारे रीजनिंग के क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, कि जितना ऊंचा ट्रॉपिक लेवल होगा, यानी कि जितना टॉप वाला ट्रॉपिक लेवल 4 है हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि किसके अंदर आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, ट्रॉपिक लेवल 2 में या ट्रॉपिक लेवल 4 में, तो जवाब क्या होगा, 4 में होगा। अगर बात पूछी जाएगी कि 1 में या 2 में किसमें ज्यादा होगा, तो 2 में होगा। जितना नंबर ज्यादा उतना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज्यादा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां पे देखिए, यहां पे पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन। पॉल्यूशन का लेवल भी इसी से मेजर किया जाता है। तो जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर लगभग 10 पीपीएम के आसपास होता है, ठीक है। अब प्लांट को जो ये सॉइल के अंदर रहने वाले जो माइक्रोब है उन्हें जो खा रहे हैं, उनके अंदर 85 पीपीएम हो गया। ये देखो बढ़ गया ना, राइट। उसके बाद सॉइल में ये 10 होता है, सॉइल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 10 होता है। और सॉइल के अंदर जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म जानते हो, केंचुए जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो उसमें रह रहे, तो उनके अंदर जब उसको कंज्यूम करते हैं उस सॉइल को, तो उनमें 85% हो जाता है, बढ़ गया लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये थोड़े से और ऊपर दूसरा जो उन्हें खा रहा है, जैसे मान लो इसको खाने वाला कौन है, ये इंसेक्ट खाते हैं, उठा के ले जाते हैं, कीड़ों को उठा के ले जाते हैं, इनकी बॉडी में कितना हो जाता है, ये 250 पीपीएम, बढ़ गया ना मामला। अगर जो इसको खाएगा उसके अंदर हो सकता है 500 हो जाए, 600। तो लगातार ये ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो मैग्निफिकेशन प्रोसेस है, केमिकल, हार्मफुल केमिकल का जो एक्यूमुलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज होता रहता है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ये लगातार की प्रोसेस होती है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। बंटी तुझे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फूड वेब की बात करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने फूड चेन आपको बताई थी, हु ईट्स हुम, इतना सा याद रखना है, हु ईट्स हुम, कौन किसका शिकार है, यानी कि कौन किसको खाता है, उसको हम बोलेंगे फूड चेन, ठीक है। द प्रोसेस हु ईट्स हुम इज कॉल्ड फूड चेन। एंड फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्शन। समझ में आ गया बात? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, यानी कि बहुत सारी फूड चेन जब एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ती है, ठीक है, तो उस वेब लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या बन गया, फूड वेब बन गया।
वेब का मतलब है जाला, राइट? समझ में आ गई बात? बहुत सारी चीजें आपको पिक्चर से और सेंस से समझ में आ जाती है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? और ये चैप्टर तुम्हारा 5 से 7 नंबर का है, याद रखना, और सबसे आसान चैप्टर है, ये आराम से नंबर आ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट आपको सिर्फ तैयार करनी होती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम खत्म कर रखा है, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बातों को रिव्यू करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, और इसके बाद अगला चैप्टर मैंने शुरू करा दिया था तुम्हें, कौन सा? हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको हो जाए। तो ये वाला पोर्शन ये नया आया है, इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करवा रहा हूं, समझ गए? अब देखते हैं आगे किस तरीके से एनवायरमेंट प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि डिस्पोजल वेस्ट हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अननेसेसरी यूज ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रही है? हार्म कर रही है। और इनको रोकने के जो तरीके हैं वो यही है कि इनका इस्तेमाल क्या किया जाए? कम किया जाए। तो सबसे पहले ओजोन लेयर क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर जो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में होती है, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उसको फिल्टर करती है और हमें बचाती है, इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन जो है वो डेडली पॉइजन माना जाता है क्योंकि ये ट्रॉपिक लेवल पे जो है बड़े तेजी से, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर कह सकते हैं कि जहर का काम करता है। बट समस्या ये है कि ये बहुत हाइट पे होता है, वहां पे एनिमल्स नहीं होते, इसलिए हमें इससे ज्यादा खतरा नहीं होता। हमें इसका फायदा ये क्योंकि ये क्या करती है? ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करती है, यानी कि सन से आने वाले, सूरज से निकलने वाली जो रेडिएशन है बहुत खतरनाक सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनको फिल्टर करती है। अब ओजोन लेयर डिप्लीट होने का कारण क्या है? लगातार टाइम के साथ साथ एटमॉस्फेयर के अंदर ये लेयर डिप्लीट हो रही है और उसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी चीजें ठंडा करने वाली है, चाहे वो आपका फ्रिज है, एसी है, यहाँ तक कि आपके डिओड्रेंट है, उसके अंदर ये जो है लगातार क्या कर रही है? ठीक है, उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं जो ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोन की लेयर को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। दैट्स व्हाई रियली ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है समाज के अंदर, दुनिया के अंदर बन चुका है हमारे लिए। अब आप आगे नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर क्या है, कि अगर ये ओजोन लेयर खत्म हो गई तो इसके परिणाम क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे? स्किन कैंसर जैसी समस्याएं हो जाएगी लोग, क्योंकि जहां पे ये रेडिएशन धरती पे आई, ये तुम्हारी आंखों पे गिरेगी तो आंख के अंदर जाके रेटिना को मार देगी, खत्म कर देगी, आप देखना बंद कर दोगे। आपकी स्किन पे गिरेगी तो आपके स्किन के सेल्स को डैमेज कर देगी, कैंसर कर देगी, स्किन कैंसर जिसको कहते हैं। आपके बालों पे गिरेगी तो आपके बालों के अंदर कैंसर कर देगी। तो जहां पे भी ये टच करेगी उन्हीं चीजों को डैमेज कर देगी परमानेंट, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है, प्लांट एनिमल्स वगैरह सारे धरती पे तबाह होने शुरू हो जाएंगे, और वो एक बहुत बड़ी तबाही का जो है वो एक नजारा होगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो। तो अब होना क्या चाहिए, क्या मेजर है, तरीके क्या है? ध्यान से देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन पे लिमिटेड, यानी कि उन पे क्या लगाना पड़ेगा? कंट्रोल लगाना पड़ेगा पूरी दुनिया को, सिर्फ एक दो देश की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इसके अलावा मिनिमाइज यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। इको फ्रेंडली, ठीक है, आपको जो है हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसी चीजें बनानी पड़ेगी जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारे, आप कह सकते हो कि हमारे एनवायरमेंट को किसी तरीके का कोई हार्म ना हो। और उसके बाद है जो वेस्ट होता है, सोशल वेस्ट की अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट में जो है आपके घर में, आपको पता है कि हर रोज हमारे घर में दुनिया भर का कचरा इकट्ठा होता है। आप सब्जी, खाना, कुछ भी, एनीथिंग व्हाटएवर वी आर, कोई भी चीज हम खा रहे, यूज कर रहे, तो कहीं ना कहीं उसमें से वेस्ट निकल रहा है। और ये जो वेस्ट है, ये जो गार्बेज है, इसको अगर सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो ये पॉल्यूशन करता है, और उसी पॉल्यूशन से समझ सकते हो आपकी हमारे एनवायरमेंट को भी डैमेज हो रहा है, ओजोन लेयर को भी हो रहा है। डोमेस्टिक वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है? जो हमारे घर में, किचन के अंदर, ठीक है, जो पैदा होता है उसको डोमेस्टिक वेस्ट बोलेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? इंडस्ट्री में जो आग जलती है उससे निकलने वाली राख, कोल, पेपर, रबर वेस्ट, केमिकल्स, ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा आपका। कम्युनिटी वेस्ट क्या होता है? कम्युनिटी मतलब बड़े पैमाने पे, तो जो हॉस्पिटल से, बड़ी बड़ी शॉप से, ऑफिस से, वहां पे जो कचरा पैदा होता है उसको हम कम्युनिटी वेस्ट का नाम देंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट की बात करें तो फसल काटने के बाद जो हस्क, स्ट्रॉ, जो घास बच जाती है, जो रॉ मटेरियल उसका बच जाता है, जिसको लोग जला देते हैं, पराली का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, उससे बड़ी पॉल्यूशन होता है, तो वो भी एक कारण माना जा सकता है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर दिस। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात करें तो जो सॉलिड वेस्ट है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपको दो याद रखना, ये डिफरेंस भी तुम्हारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं और आपको क्लियर रहना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे
प्लांट्स या एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं और वो आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल के अंदर मिल जाते हैं और डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होंगे? ये वो वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो एक बार प्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है, वो प्रॉपर्ली डिकम्पोज नहीं होते और काफी लंबे समय तक सॉइल के अंदर रहते हैं, जिससे वो सॉइल को की क्वालिटी को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, प्लस में वो सॉइल के अंदर रहने वाले माइक्रोब को डैमेज करते हैं। दे आर रियली वेरी हार्मफुल एंड दे नीड टू बी, ठीक है, उनको सही तरीका एक ही है, जो ट्रिपल आर प्रिंसिपल मैंने तुम्हें बताया था, आज भी बताऊंगा उसको। तो दैट कुड बी द पॉसिबल। तो वेस्ट दैट कैन नॉट भी आप कह सकते हो, जिनको सिंपली आप हार्मलेस तरीके में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। यहाँ पे आ रहा है बायोडिग्रेडेबल का, तो बायोडिग्रेडेबल की आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, वेस्ट दैट कैन बी डिग्रेडेड टू सिंपलर एंड हार्मलेस फॉर्म। वो वेस्ट जिनको आसानी से, डिग्रेड का मतलब है सड़ा देना, गला देना, जिनको गला सकते हैं, सड़ा सकते हैं और हार्मलेस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज उनका डिकम्पोजिशन होता है। और कौन करते हैं वो डिकम्पोजिशन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दो नाम याद रखना, बैक्टीरिया और फंगस, ये दोनों के दोनों डिकम्पोजर होते हैं। जब भी कोई एनिमल या प्लांट काट देते हैं, सड़ जाता है, तो आपने देखा होगा वो जो सड़ता है, वो सड़ने की प्रोसेस को ही डिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो पेपर वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट, लकड़ी, प्लांट या एनिमल का कोई भी पार्ट है, वो बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो वो वेस्ट दैट कांट बी, जिन्हें नहीं कर सकते, डिग्रेड का मतलब है डिकम्पोज नहीं कर सकते, सिंपलर और हार्मलेस फॉर्म में, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑलराइट, एग्जांपल की बात करें तो स्लो, या तो प्रोसेस बहुत स्लो होती है या फिर वो बिल्कुल भी डिकम्पोजिशन नहीं होता उनका। तो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होती है, जो कि हजारों साल लेती है। तो इतनी जिंदगी इंसानों की थोड़ी ना होती है कि हम इंतजार करते बैठेंगे। इसमें प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, डीडीटी, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेटालिक वेस्ट, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, इसको कहते हैं ट्रिपल आर प्रिंसिपल। 3 आर है, 1 2 3। इनका कंडीशन, यानी कि ये एक क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट या पूरी दुनिया में यूज किया जाता है वेस्ट को, या जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है उस वेस्ट को बचाने के लिए, या उसको, उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सिंबल तुमने कई बार बोटल्स पे देखा होगा, ये इंडिकेट करता है वो। इसमें पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कि जितना हो सके आप फालतू में चीजों का वेस्ट ना करो, रिड्यूस, कम से कम यूज करो चीजों का। दूसरा है, अगर यूज कर रहे हो और वो रिसाइकलेबल है तो उन्हें रिसाइकल, यानी कि आपको पता है कि आप बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह बेच देते हो, बेचने के बाद वो रिसाइकल होकर दोबारा उन्हीं के पेपर्स बनाए जाते हैं, तो रिसाइकल करवाओगे तो वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, उससे आप पैसा भी कमा लेते हो और चीज जो है वो सही तरीके से दोबारा यूज भी हो जाती है। रीयूज का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम लेके आते हैं, जैसे सपोज करो तुम्हें प्रैक्टिकल बनाने पड़ रहे, मॉडल बनाने पड़ रहे, तो कई बार आप जूते लेके आते हो, कुछ उसमें बॉक्स आते हैं, उसके उन बॉक्स को फेंकने की बजाय आप अपने स्टोर रूम में रख लो, और जब भी कभी जरूरत होती है आपको कुछ बनाने की, तो बाहर से वो वेस्ट मटेरियल लाने की बजाय आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये होता है रीयूज करना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल का हम दोबारा रीयूज कर सकते हो। दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल। ये देखिए, ये तो हो रहा है रिड्यूस की, बिजली, पानी, इनका कम से कम खर्च करो, नेचुरल रिसोर्सेज है। रिसाइकल का मतलब है कि जो भी चीज हो सकती है उसको रिसाइकिल कीजिए, ऑलराइट। और रीयूज का मतलब होता है जो चीजें अवेलेबल है उनको दोबारा इस्तेमाल होने के लायक बनाए, ठीक है। अब आता है जुडिशियल यूज। जुडिशियल मतलब सोच समझ के, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट सेव रहे तो हमें सोच समझ के चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेफर, अगर हो तो लिफ्ट की जगह पे जो है सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप बिजली बचाओगे प्लस अपनी हेल्थ भी अच्छी रखोगे। ट्यूबलाइट जो है वो बल्ब की जगह पे रिप्लेस कीजिए, बल्ब की जगह ट्यूबलाइट, क्योंकि बल्ब ज्यादा बिजली खर्च करते हैं जबकि ट्यूबलाइट बहुत कम। और प्रेफर साइकिलिंग ओवर बस, अगर आपके पास कई छोटी दूरी पे आपको जाना है तो साइकिल का सहारा लीजिए, बस को मत यूज कीजिए। और अगर दूर का सफर है तो आप कार की बजाय बस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हम कब कर सकते हैं? चैप्टर खत्म, बाकी मैं करवा चुका हूं तो बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा ये पहला चैप्टर तो हो जाता है खत्म। पहला क्या, चलिए अब आगे देखिए, पासिंग ऑफ ट्रेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स बोलिए या एंसेस्टर बोलिए, एक ही मतलब है।
ठीक है। उसके बाद अगली टर्म आती है जेनेटिक्स। क्या होता है? तो हेरिडिटी को पढ़ना, हेरिडिटी को पढ़ना, समझना, सीखना, क्या होता है, कैसे होता है, क्या सारी उसके अंदर है, उस चीज को जेनेटिक्स कहते हैं। जीन से निकला ये वर्ड जेनेटिक्स। तो स्टडी ऑफ जीन्स कैसे, और जीन के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं, तो कैरेक्टर कैसे एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, दैट इज व्हाट सिंपली व्हाट वी कॉल जेनेटिक्स कहते हैं। समझे? शॉकिंग है भैया बहुत ज्यादा। अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में कई बार डिफरेंस पूछे गए एग्जाम में कि क्या फर्क होता है दोनों के बीच में। तो हेरिडिटी तो जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है कि जीन जो है उसका ट्रांसमिशन, ठीक है, जो कि कैरेक्टर के रूप में हो रहा है, कहां से कहां, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से उनके बच्चों में, वो हेरिडिटी है। इनहेरिटेंस क्या है? ये एक प्रैक्टिस है जिसमें पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, टाइटल, मतलब माँ बाप से जो संपत्ति वगैरह भी आपको मिले, क्योंकि जिनके आप बच्चे हो उनका जो कुछ है वो तुम्हारा है, तो उस सेंस में हम उसको क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी एक जीन से जुड़ी हुई टर्म है, और इनहेरिटेंस जो जीन से जुड़ा हुआ टर्म नहीं, वो एक फिजिकल टर्मिनोलॉजी है कि जो कुछ उनके पास है वो आपको मिलेगा, हिस्सेदार हो आप उस चीज के। लेकिन हेरिडिटी में हिस्सा वही मिलेगा जो क्रोमोजोम्स के थ्रू तुम्हारी बॉडी में पहुंचा है। उसके बाद अलग से अगर वो देना चाहे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है तो मैं इंटेलिजेंट हूं तो मैं अपने गुण निकाल के कुछ उसके अंदर डाल दूं, इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट, ऐसा संभव नहीं होगा। समझ गए? हेरिडिटी जो है ये तो क्या लिखा है इन्होंने, इट अकर्स थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ जीन। जीन कब जाते हैं बेटा? जब आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर में तुम्हें बताया था, तो जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर 23 जीन जो है, यानी कि 23 क्रोमोजोम फादर के होते हैं जो कि स्पर्म में होते हैं, और 23 जो क्रोमोजोम है वो मदर के होते हैं जो ओवम में होते हैं। और जब वो दोनों फ्यूज करते हैं और नई सेल बनाते हैं जायगोट, तो 23 मिलके 46 वापस हो जाते हैं। तो एक सेल के अंदर, इंसान की एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। अगर एक भी ऊपर हो जाएगा, एक भी नीचे हो जाएगा, तो इंसान का क्रोमोजोम नहीं होगा, वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये हेरिडिटी की बात आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के दिमाग में ऐसा, ये जाते कैसे माँ बाप से बच्चों में कैसे जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन में हमने जो गैमेट्स पढ़े थे कि माँ बाप जो है वो गैमेट ट्रांसफर करते हैं, वो फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, तब पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, वही है वो, उसी के थ्रू जाते हैं। ठीक है? तो वहां पे हमने सिर्फ रिप्रोडक्शन को पढ़ा था, यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है उसकी बात समझ रहे हैं। ठीक है? अब जो इनहेरिटेंस है उसमें बोला है कि बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। बायोलॉजिकल का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा बेटा या बेटी, मैं बोलूंगा मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूं। बायोलॉजिकल फादर का मतलब है कि उसके अंदर मेरे डीएनए है, सिंपल सी बात है। तो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज व्हाट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का मतलब दो वर्ड होते हैं, देखो, एक अगर कोई खाली बोलता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो उसका मतलब तो सीधा सा है कि जो जिनके घर से भी आप बिलोंग करते हो, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी जो कुछ भी है उस पे आपका भी क्या है, अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने बोला बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, तो वो अलग है। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का मतलब हेरिडिटी हो गया यहाँ पे सीधा। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो भी हेरिडिटी के थ्रू आपके पेरेंट्स से आपकी बॉडी में कैरेक्टर्स आए, गुण आए, वो आपका बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। दैट्स व्हाई वो आपके बायोलॉजिकल मदर और फादर हुए। समझ गए? अब देखो आगे पढ़ते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ट्रेड तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ये बातें मैंने बता दी थी, मैं रिव्यू करवा रहा हूँ बस मोटा मोटा। तो मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, जो प्रीवियस कौन है, पेरेंट्स, उनसे, ठीक है, किसमें, आने वाली जनरेशन यानी कि उनके बच्चों में जो भी कैरेक्टर जाएंगे, उन कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब लिए हुए, मीनिंग याद रखिए ना हिंदी में, इनहेरिटेड मतलब टेकन फ्रॉम समबडी। तो पेरेंट्स से जो कुछ हम अपने अंदर लाते हैं, हमारे अंदर जो चीज आती है, वो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। ठीक है? ये कॉमन, जैसे क्या क्या होते हैं वो कॉमन बेसिक डिजाइन की, आपकी शक्ल सूरत क्या होगी, इंसान जैसी होगी। ठीक है? हाथी या बैल के जैसी नहीं होगी, क्योंकि इंसान के जीन है तो इंसान ही होंगे। ऑलराइट, इसके अलावा आप जो है सबल चेंजेस होंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। सब कुछ वही होगा, दो आंखें, दो हाथ। सबल चेंजेस का मतलब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम वेरिएशन का नाम देते हैं, जो हमने 10th में पढ़ा था। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों माँ बाप के गुण मिलके जो है 1+1 11 में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चीज बढ़ जाती है, उसी को वेरिएशन कहते हैं, उसी को एवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनहेरिटेड ट्रेट की बात करें तो ट्रेट दैट इज जेनेटिकली पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि ऐसे ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उनको इनहेरिटेड ट्रेट कहा जाता है।
बात समझ में आ रही है? उनको क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। ध्यान देना इस बात को, ठीक है? जो भी ट्रेड, जो भी गुण आप अपने ऊपर लगा के देख लो, ये चैप्टर तुम खुद से कनेक्ट करके देख सकते हो कि जो भी गुण आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है? इसको खास नाम क्या देते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अब आता है इनहेरिटेड ट्रेड के कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको बताए थे। हेयर का कलर, कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर मदर या फादर में से किसी एक के, ठीक है, जिनके मैंने, और वो भी चीज तुम्हें पता होगी कि हमने बात की थी डोमिनेंस और रिसेसिव की, तो जिसके जीन डोमिनेंस होते हैं, ठीक है, जो भी कलर डोमिनेंट होगा वो आपको मिलेगा। जनरली ऐसा होता है। आई कलर, हाइट, शेप ऑफ द फीट, ईयर लोब्स, ये सारे मैंने बताया था कि ये जो है डोमिनेंट होता है और ये क्या है? रिसेसिव होता है, ठीक है? यहां तक इसको देखोगे तो ये भी डोमिनेंट और रिसेसिव की बात है। ये डोमिनेंट है, ये क्या है? रिसेसिव है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये कलर, हेयर कलर आपको मिल रहा है, आईज का कलर आपको देख सकते हो। तो ये सारे के सारे वो कैरेक्टर है जो पेरेंट्स के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं, और वो कैरेक्टर हमारे बॉडी में दिखेंगे जो कैसे होंगे? बेस्ट होंगे। उन्हीं को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। जो बेस्ट नहीं होंगे वो कैरेक्टर होंगे तो जरूर, लेकिन वो सिर्फ कहां पे होंगे? जीन के अंदर होंगे। मैंने तुम्हें वहां F1 F2 जनरेशन का पूरा डिटेल समझाया था। और इस बात को साबित करने के लिए ग्रेगर जॉन, जो कि बहुत ही बड़े, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही से आ जाता है। ग्रेगर मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने, ठीक है, पी प्लांट, मटर के जो पौधे होते हैं उन पे सबसे पहले जो है ये स्टडी की थी। और क्योंकि मटर के अंदर 7 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, जैसे उसकी जो फली होती है वो, उसके फ्लावर का कलर, हाइट होता है उसके अंदर, ठीक है, तो ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे उन्होंने स्टडी की और कई सालों तक स्टडी करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स तैयार की। और जब उन्होंने वो रिपोर्ट्स कहीं पब्लिश की, जो उस टाइम पे साइंस की एग्जीबिशन होती थी, तो उनको नकार दिया गया। लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जेनेटिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। और वो बेचारे चुपचाप वापस आ गए, क्योंकि वो एक्चुअल में बायोलॉजिस्ट थे ही नहीं। वो क्या थे? एक, ठीक है, वो थे एक फादर थे एक चर्च के अंदर, और वो बाय प्रैक्टिस जो है वो मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिक्स, तो यही मैथमेटिक्स का फंडा उन्होंने वहां पे भी यूज किया था उसको समझने के लिए। समझ गए? अब उसके बाद मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया मटर का और एक छोटा प्लांट नहीं लिया, सीड लिए। एक टॉल प्लांट का सीड लिया और एक शॉर्ट प्लांट का। उसने पहले ग्रो किए, तो जो प्लांट टॉल था उसके सीड उन्होंने अलग से लिए, उन पे लिखा टॉल प्लांट है। फिर शॉर्ट प्लांट वाले के सीड अलग से लिए उसपे, और उन दोनों को ग्रो किया एक जगह पे। जब वो दोनों ग्रो हुए तो इसके फ्लावर से इसके फ्लावर पे क्या किया गया? पॉलिनेशन, ताकि इसके गुण इसमें चले जाए और इसके गुण इसमें। इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद पॉलिनेशन हुआ होगा, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फिर फ्लावर के अंदर क्या बने होंगे? सीड बने होंगे। वो सीड बड़े हुए तो उन्होंने वो सीड इकट्ठे किए, और वो इन दोनों से निकले हुए सीडों को उन्होंने जब उगाया दोबारा, तो उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे सीड जो है, अब आइडिया तो उन्होंने ये लिया था कि अगर एक लंबा लेंगे और एक छोटा लेंगे तो जो प्लांट होंगे इनसे जो बनेंगे वो मीडिएट होंगे, ना ज्यादा लंबे होंगे ना, हाँ, इंटरमीडिएट होंगे, यानी कि उनकी हाइट मीडियम होनी चाहिए। बट उसने देखा कि सारे के सारे ट्रॉल पैदा हुए। अब ये कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा कि जो छोटे वाला ड्वार्फ प्लांट था, ये क्या इसके कैरेक्टर थे ही नहीं कहीं पे भी। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया था फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन का नाम दिया गया। फिर क्या किया? ये जो 4 प्लांट आए, इनमें से जैसे इसके फ्लावर और इसके फ्लावर के पॉलिनेशन, यानी कि इसके पॉलन ग्रेन इस पे डाले, इसके इस पे डाले, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला? F1। ये सारे के सारे हाइब्रिड थे। हाइब्रिड मैंने तुम्हें बताया था कि सब में कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन थी, जो मैंने बोर्ड पे दिखाया था, आज नहीं बताऊंगा बार बार। उसके बाद ये जब इन्होंने सेल्फ ब्रीड किया तो पता चला कि अब उनको कैसे मिले? एक तो प्योर टॉल था, 2 हाइब्रिड टॉल थे, और एक कैसा था? प्योर ड्वार्फ। इसने ये साबित कर दिया, ठीक है, कि ये जो छोटे कैरेक्टर थे वो गायब नहीं हुए थे, वो क्या थे? रिसेसिव थे। और इन्हीं दो F1 और F2 जनरेशन से ये बात साबित हुई कि कैरेक्टर जो है वो, जब कोई भी कैरेक्टर, उसके 2 रूप होते हैं। एक जो होता है वो हमेशा उसका क्या होता है? डोमिनेंट फॉर्म होता है, और दूसरा जो होता है उसका वो क्या होता है? रिसेसिव फॉर्म होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव, इन दोनों बेसिस पे उन्होंने जो है ये फंडामेंटल जो है अपना क्लियर किया। एंड अल्टीमेटली, ठीक है, उन्होंने जेनेटिक्स के इस फंडामेंटल को बताया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स में से एक लंबा एक छोटा है तो, और आपको जनरली कौन से कैरेक्टर मिलेंगे? लंबे वाले के, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर ड्वार्फ वाले नहीं है।
तो जो आपकी प्रोजेनी आगे बढ़ेगी, हो सकता है कहीं आपके बच्चे ड्वार्फ में पैदा हो जाए। तो ये सिचुएशन उन्होंने बताई, इसी चीज को क्या नाम दिया उन्होंने, जेनेटिक्स का नाम दिया। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सारे टॉल थे, लेकिन वो हाइब्रिड थे, उनमें कैरेक्टर था, मैंने तुम्हें कैपिटल टी स्मॉल टी का बताया था। F2 के अंदर 75% टॉल थे और 25%, यानी कि 3 टॉल थे और एक क्या था, ड्वार्फ था। इन 3 में से भी एक तो प्योर कैपिटल टी कैपिटल वाला था, जो मैंने वहां बोर्ड पे बताया था, और 2 कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे, यानी कि हाइब्रिड उन्हीं को बोलते हैं जिसके अंदर कैरेक्टर तो दोनों हो, लेकिन दिखाई सिर्फ कौन सा देगा, डोमिनेंट। तो 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेट आर इनहेरिटेड। हमेशा याद रखना, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, तो 2 कॉपीज आती है, एक मदर से आती है, एक फादर से आती है, और दोनों कॉपी में से जो बेटर कॉपी होती है वो आगे उस जनरेशन में क्या करती है, नजर आती है। फिनोटाइप बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जो दिखता है वो फिनोटाइप और वही डोमिनेंट होता है, जो दिखता नहीं वो जीनोटाइप, और उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसेसिव फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर। समझ गए? ये देखिए डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि डोमिनेंट गुण कौन सा होगा, ठीक है, ट्रेट जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, जो तुम्हारे अंदर अगर अभी बाल जो है अगर मदर के हैं तो वो डोमिनेंट है, फादर के तो वो डोमिनेंट है, दोनों में से किसी के नहीं है तो क्या है, मिक्सअप है, वेरिएशन है वो। ठीक है, टेक्स ओवर द इनहेरिटेड ट्रेट। तो जो भी ट्रेट 2 गुण मदर और फादर से आते हैं, उसमें से जो गुण बच्चों में नजर आएगा, दिखेगा, उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। और जो दिखाई नहीं देगा, होगा वो उसके जीन में होगा लेकिन नजर नहीं आएगा, उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे, उसको कहते हैं रिसेसिव फॉर्म ऑफ द ट्रेट। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने बताया डोमिनेंट है, और अगर सीधी उंगली हो, निशान ना हो यहाँ पे, तो क्या होगा, रिसेसिव। यहाँ पे ये जो है इन्होंने डोमिनेंट बताया, ये क्या बताया, रिसेसिव बताया। तो इस तरीके की कंडीशन जो है, आई जो है ब्राउन वाली डोमिनेंट है, तो ये सारे रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट होते हैं बेटा जो हिडन होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो है तो सही हमारे अंदर लेकिन वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी जगह पे जो दूसरे कैरेक्टर है उसी फॉर्म के, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के दो रूप होते हैं, एक अच्छा होता है और एक थोड़ा सा हल्का होता है। अच्छे वाले को डोमिनेंट बोलते हैं, और जो कम होता है वो दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। समझ गए? क्योंकि 2 कॉपी मिलती है हमेशा में दोनों पेरेंट्स से, और दोनों कॉपी में से एक कॉपी जो ज्यादा बेहतर होती है वही एक्सप्रेस करती है खुद को। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। इसमें हमने 4 पार्ट कर लिए, लास्ट टाइम भी 4 पार्ट किए थे, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा चैप्टर है, कल इसको मैं खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं है इसमें करने के। ठीक है, और तुम लोग जो वहां बैठे हुए हो, ये बात ध्यान से सुन लो बेटा, ठीक है, कि वहां बैठ के मेरे ख्याल से वो मजा नहीं आएगा जो